वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 8वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अप्रैल महीने के ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस प्रीलिम्स 2022 के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात हो रही है जिसका नाम तेजस है। इसमें आपको 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों इंक्लूडेड हैं। काफ़ी सारे टेस्ट, फुल लेंथ और सेक्शनल, और वीकेंड डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ हैं इसमें आपको फ्री सीसैट के क्लासेस और उनके टेस्ट सीरीज भी मिलती है। बट स्टिल अगर आप केवल टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, आपका रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है अच्छा, तो आप उसके लिए लास्ट माई लीप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके 19 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 4 सीसैट के टेस्ट हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे ज्वाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम एक सीसैट के लिए प्रोग्राम है जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनका सीसैट वीक है। तो सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम आपके सभी सीसैट के टॉपिक्स को कवर करता है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, और छोटे छोटे हैंडआउट्स भी हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक फुल फाउंडेशन बैच के तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल की जाती है। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, स्टडी मटेरियल्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, मेंटोरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पे विजिट करो। याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही विजिट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी बैचेस से रिलेटेड तो आप हमें सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर info@onlyis.com पे हमें मेल ड्रॉप भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है, वो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पे वाइल्ड एनिमल्स के लीगल राइट की बात की गई या उनको लीगल राइट दिया गया। मामला इक्वाडोर का ही है। वहां पर एक घने बालों वाला जो एक मंकी होता है, बंदर होता है, उसे एक इंडिविजुअल ने अडॉप्ट कर लिया। जंगल से वो उसे लेके चले गए जब वो महज 1 महीने का था। उन्होंने उसे पेट बना लिया, उन्होंने उसे पालना शुरू कर दिया और लगभग 18 सालों तक वो जो बंदर है वो उनके साथ ही रहा। अब वो बहुत बच्चा था, छोटा था, तो जो भी उनको लेकर गया था उसने उनके साथ खुद को कनेक्ट कर लिया, वो उनकी लाइफ स्टाइल में चला गया, उन्हीं के साथ रहने लगा। और 18 सालों के बाद जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे उन्हें याद आया कि वाइल्ड एनिमल को पालना इलीगल है। तो वो उनके घर पे गए और उन्होंने उस बंदर को कैप्चर किया और ले जाके जू में डाल दिया। अब वो बंदर बहुत लंबे समय तक वहां उस इंडिविजुअल के साथ रहा था। जू में जाने के महज 1 महीने बाद उस बंदर की मृत्यु हो गई। जिस व्यक्ति ने उन्हें पाला हुआ था उन्होंने इस संबंध में केस किया। उन्होंने कहा कि वाइल्ड एनिमल्स के भी कुछ लीगल राइट्स होने चाहिए। वो बंदर उस जू में नहीं जाना चाहता था, उसे जबरदस्ती लेकर जाया गया, जहां जाने के 1 महीने बाद ही उस बंदर की मृत्यु हो गई। तो साउथ अमेरिका के इक्वाडोर का ये मामला रहा जहां पे ये बात कही गई कि वाइल्ड एनिमल्स के भी लीगल राइट्स होंगे। यह साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको मिलेगा। इसके आसपास के जो देश हैं उनमें शामिल हैं। यहाँ पर देखिए नॉर्थ में मिल जाएगा कोलंबिया, साउथ में आपको मिल जाएगा यहाँ पर पेरू, और पैसिफिक ओशन आपको वेस्ट में मिल जाएगा। गैलापागोस आइलैंड भी इक्वाडोर का ही पार्ट है जो कि उसके मेनलैंड से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पैसिफिक रिम का जो रीजन है, रिंग ऑफ फायर का, उसका भी हिस्सा है ये वाला पूरा जो रीजन है। इसीलिए यहाँ पर आपको 8 वोल्केनोज मिलेंगे। इसकी कैपिटल है क्विंटो। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो नानर ऑयल रिफाइनरी के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी ये कहा कि महाराष्ट्र की सरकार इस ऑयल रिफाइनरी को वापस से चालू करने को लेकर विचार कर रही है। इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था 2019 के इलेक्शंस के पहले। हालांकि इसके रीजंस प्योरली पॉलिटिकल थे। देखिए महाराष्ट्र में ये मुंबई है और यहाँ उसके काफी साउथ में आपको यहाँ पे मिलेगा नानर। रत्नगिरी जो ऑयल रिफाइनरी है उसका जो फॉर्मल नाम है वो नानर में लगाई जा रही थी, तो इसलिए उसे नानर ऑयल रिफाइनरी भी कहा जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है इसे रत्नगिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ये इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे थे। एशिया की बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी बनने वाली थी अगर ये बन जाती है पूरी तरीके से। तो नानर जो विलेज है रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट में, जो कोस्टल कोंकण रीजन है, वहां पे ये प्रपोज्ड है कि वहां पर ये ऑयल रिफाइनरी हम लगाएंगे। इस ऑयल रिफाइनरी में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। ये ज्वाइंट वेंचर होना है इंडियन ऑयल का, भारत पेट्रोलियम का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है एरामको, और यूएई की जो कंपनी है नेशनल ऑयल कंपनी, ये सब मिलकर इस ऑयल रिफाइनरी को लगाने वाले थे। जो प्रोजेक्ट है इसे सेंट्रल महाराष्ट्र की सरकार ने 2014 में अप्रूवल दे दिया था। उम्मीद ये थी कि 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, 1 लाख लोगों को जॉब मिलेगी। लेकिन 2019 में जब असेंबली इलेक्शंस स्टार्ट हुए और लोकसभा के इलेक्शंस, उसके पहले बीजेपी और शिवसेना में एक टसल शुरू हो गया। पॉलिटिकल रीजन से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। चूंकि वो जो रिफाइनरी लग रही है उसकी बेसिस पे कई सारा जो हेक्टेयर एरिया है वो यहाँ पे उस रिफाइनरी के बेसिस पे आ जाएगा, कवर हो जाएगा। तो जो वहां के लोकल्स हैं, ग्राम पंचायतें हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं। शिवसेना के ऊपर प्रेशर था कि अगर वो
इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करवाते हैं तो लोग उन्हें वोट नहीं करेंगे या उनको अपोजिशन फेस करना पड़ेगा, विरोध झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने बीजेपी से कहा कि हम आपके साथ प्री पोल अलायंस केवल तब करेंगे जब आप इस पूरे प्रोजेक्ट को रोक दोगे, हाल्ट कर दोगे। उसके बाद वहां के उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने फाइनली इस प्रोजेक्ट को रोक दिया। ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से रुका था और एक बार फिर से इस पर चर्चा चल रही है कि इसे हम वापस से रिवाइव कर देंगे। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो क्रामाटॉर्स्क के बारे में है। ये एक लोकेशन है यूक्रेन की। यूक्रेन की कुछ लोकेशंस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी, उनसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं बिकॉज वो बार बार न्यूज में है बिकॉज ऑफ दिस वॉर। तो जो क्रामाटॉर्स्क है ये एक शहर है या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है जो नदन पोर्शन है डोनेस्क ओब्लास्ट का या रीजन का यूक्रेन में, जहां पर जो एक्टिविटीज हैं रशिया की वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हैं या बहुत ज्यादा एक्टिव है। वहां पे उन्हें रेबल्स का भी सपोर्ट प्राप्त है। 11 अक्टूबर 2014 के बाद से ही जो क्रामाटॉर्स्क है वो एक प्रोविजनल सीट बनी हुई है डोनेस्क ओब्लास्ट की। वहां पर तैयारी कर रहा है यूक्रेन और उस एरिया को रीगेन करने की कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में है। गिलगिट बाल्टिस्तान में मैसिव प्रोटेस्ट देखा गया है पाकिस्तान के खिलाफ। वहां के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज जबरदस्ती उनके गांवों की जमीनों को हड़प रहे हैं और वहां के नेचुरल वेल्थ का आवश्यकता से अधिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें तो देखिए यहां पे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है इससे बिल्कुल लगता हुआ ये एक रीजन है गिलगिट बाल्टिस्तान का, जो कि जम्मू एंड कश्मीर इसी का हिस्सा है जिसे अभी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। नॉर्थ में ये चाइना से जुड़ता है, फर्दर अफगानिस्तान से जुड़ता है। साउथ ईस्ट में जो हमारा यूटी है वर्तमान का जम्मू एंड कश्मीर, जो यूटी अभी बनाया गया है उससे ये कनेक्ट होता है। जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है यहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी इसकी जुड़ती है, मतलब कश्मीर का वो हिस्सा जिसे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। इसके पहले जो जम्मू एंड कश्मीर नाम का एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था जिसने भारत के साथ खुद को जोड़ लिया था जब देश आजाद हुआ, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन भी उसी का हिस्सा था। पाकिस्तान ने 4 नवंबर 1947 को इस रीजन पे कब्जा जमा लिया था जब उनके ट्राइबल मिलिशियाज और उनकी आर्मी ने अटैक किया था जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस रीजन से होकर पास होता है और पाकिस्तान इसे अपना 5वां प्रोविंस बना रहा है। 4 प्रोविंस वहां पर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध है। इंडिया ने बहुत ही क्लियरली ये बोल के रखा हुआ है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ साथ गिलगिट बाल्टिस्तान भी जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है और इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल तंजानिया के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में जो वहाँ के बहुत ही ग्रेट लीडर रहे हैं और पहले प्रेसिडेंट भी रहे थे, इंडिया के काफ़ी अच्छे मित्र रहे हैं, वालिमू नेरे, उनके 100वें बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद किया। ये जो स्टेट है ये 1964 में 2 राज्यों से या 2 स्टेट से मिलकर बना, दैट वाज टंगानिका और जंजीबार, ये दोनों आपस में मिले और तब जाके बना तंजानिया। डोडोमा इसकी कैपिटल है और दार एस सलाम ये ज़्यादातर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की सीट है, वहीं से गवर्नमेंट ऑपरेशंस ऑपरेट होते हैं। सबसे बड़ा शहर भी है और पोर्ट सिटी भी है। अगर आप इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो ये आपको ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन में मिलेगा। आपको इसके नॉर्थ में मिलेंगे युगांडा, लेक विक्टोरिया और केन्या। इंडियन ओशन ईस्ट में मिलेगा, मोजाम्बिक, लेक न्यासा, मालावी और जाम्बिया ये साउथ और साउथ वेस्ट में मिलेंगे। लेक टंगानिका, बुरुंडी और रवांडा ये वेस्ट में मिलेंगे। जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा माउंटेन है किलिमंजारो 5895 मीटर, वो यहीं पे है। और जो दुनिया का सेकंड डीपेस्ट लेक है लेक टंगानिका, वो भी तंजानिया में ही लोकेटेड है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लेमन या नींबू के बारे में है। कई दफ़ा कहा जाता है कि इफ़ गॉड गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड, लेकिन अब कहावत को बदलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा इफ़ गॉड गिव्स यू लेमन स्टोर दैट इनटू द फ्रिज एंड यूज दैट पीस बाय पीस। अगर भगवान ने आपको नींबू दिया है तो लेमनेड मत बनाइए, उसे फ्रिज में स्टोर करके रखिए और थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करिए, क्योंकि नींबू बहुत महंगा हो गया है। इसके प्राइसेस 10 से 15 रुपए पर पीस पहुंच चुके हैं ज़्यादातर मार्केट्स में। तो लोग कई तरीके के मीम्स इस पे बना रहे हैं। लेमन या लाइम इनकी 2 प्रजाति होती है। ज़्यादातर इसे जो ग्रो किया जाता है वो कागजी नींबू होता है जिसका जो कवर होता है काफ़ी मोटा होता है। दूसरा जो डार्क ग्रीन फ्रूट होता है जिसे आप लाइम बोलते हो मेजरली, वो नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा उगाया जाता है। तो लेमन और लाइम में आप इसे कैटेगराइज कर सकते हो। लेमन वो है जो आप कॉमनली देखते हो, ठीक है। क्लाइमेट रिक्वायर्ड होता है वार्म, मॉडरेटली ड्राई और मॉइस्ट। 37 लाख टन हर साल इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं हम और डोमेस्टिकली ही कंज्यूम कर लेते हैं, ना एक्सपोर्ट करते हैं ना इंपोर्ट करते हैं। जितना अपने यहाँ होता है उतने से ही काम चला लेते हैं। आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा नींबू का प्रोडक्शन करता है, 45,000 हेक्टेयर में उनके यहाँ ये फ्रूट उगाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु
भी मेजर लेमन ग्रोइंग स्टेट्स हैं। ठीक है वो लॉन्ग पीरियड एवरेज के बारे में है। अभी हाल ही में ये जानकारी निकल के आई है कि फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर में, यानी कि चौथे साल लगातार इंडिया एक नॉर्मल मॉनसून अवेल करने वाला है। ये जानकारी हमें मिली है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फर्स्ट लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के माध्यम से इस साल। यहां पर बड़ा सवाल है कि ये लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होता क्या है जिसमें ये जानकारी निकल के आई। देखिए, जो IMD है यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो प्रिडिक्ट करता है इंडिया में आने वाले मानसून को। ये प्रिडिक्शन कुछ कैटेगरीज में होता है, जैसे कि बारिश होगी नॉर्मल, बिलो नॉर्मल या फिर अबव नॉर्मल। और इसके लिए जो एक बेंचमार्क डिसाइड किया जाता है वो डिसाइड किया जाता है थ्रू दी लॉन्ग पीरियड एवरेज। हम एक लंबे समय में मानसूनल कंडीशंस को या स्थितियों को इवेल्युएट करते हैं और उनका एवरेज निकालते हैं। उसी के बेसिस पे हम इस बात को डिटरमाइन करते हैं कि जो बारिश होने वाली है वो कैसी होगी, नॉर्मल होगी, बिलो नॉर्मल होगी या फिर अबव नॉर्मल होगी। अब IMD के अकॉर्डिंग LPA यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है? लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल की स्थिति को रिकॉर्ड करता है एक पार्टिकुलर रीजन में। रीजन मतलब सपोज करिए कि ये एक रीजन हमने सेलेक्ट कर लिया। इस रीजन में हम देखेंगे कि बारिश कैसी हुई है। फर्दर केवल हम रीजन को नहीं बल्कि एक टाइम फ्रेम को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जून और जुलाई या फिर मई से लेकर जुलाई के बीच में इस रीजन में काफी लंबे समय तक बारिश की स्थिति क्या रही है। वो लॉन्ग पीरियड कितना हो सकता है? वो लॉन्ग पीरियड 30 साल से 50 साल का हो सकता है। इस 30 साल से 50 साल में हम देखेंगे कि इस रीजन में एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितनी बढ़िया या खराब बारिश हुई है, उसका हम एवरेज निकाल लेंगे और फिर हम डिसाइड करते हैं कि जो बारिश होने वाली है वो कैसी होने वाली है। पूरे देश में जो फिगर्स हैं उन्हें मेट्रोलॉजिकल रीजन्स के अकॉर्डिंग इवेल्युएशन में ले लिया जाता है। LPA क्यों जरूरी होता है? देखिए, एनुअल रेनफॉल बहुत ज्यादा वेरी करता है। वो रीजन टू रीजन वेरी कर सकता है और मंथ टू मंथ भी वेरी कर सकता है। तो एनुअल रेनफॉल के बेसिस पे डिसाइड करना कि बारिश अच्छी होगी या खराब होगी थोड़ा गलत है। इसके लिए जरूरी है कि हम ये देखें कि पिछले 50 सालों में या 30 सालों में बारिश की स्थिति कैसी रही है। उसके बेसिस पे जो अंदाजा लगाया जाएगा या जो इवेल्युएशन किया जाएगा वो ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा बेहतर होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्लैक सी के बारे में है। रशिया का वॉरशिप मोस्कवा डूब चुका है। ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। 600 फुट 12,500 टन का ये फ्लैगशिप रशियन ब्लैक सी फ्लीट डूब गया। क्यों हुआ पता नहीं। क्या यूक्रेन के किसी मिसाइल स्ट्राइक की वजह से ऐसा हुआ? हालांकि रशिया कहता है कि शिप पर आग लग गई थी जिसकी वजह से ये डूब गया। हो सकता है यूक्रेनियन अटैक की वजह से भी ऐसा हुआ हो, लेकिन अक्सर आर्मीज इसे एक्सेप्ट नहीं करती बिकॉज इससे उनकी आर्मीज डिमोरलाइज होती हैं। मामला ब्लैक सी का आता है। चूंकि ब्लैक सी संज्ञान में है, ब्लैक सी को युगजीन सी के नाम से भी पुकारा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज के रूप में देखा जाता है पूरी दुनिया में। ये अटलांटिस सी का एक मार्जिनल सी माना जाता है, उसके एक छोटे से हिस्से के रूप में देखा जाता है। आपको ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया में मिलता है। इसके आसपास आपको कई सारे माउंटेन रेंजेस मिलती हैं, जैसे कि पॉन्टिक मिल जाएगा साउथ में, कॉकेकस ईस्ट में और नॉर्थ में मिल जाएगा क्रीमियन माउंटेन। ठीक है, कुछ स्टेट्स हैं जो इसको मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती हैं, दैट इज डार्डेनल्स एंड बॉस्फोरस। फर्दर सी ऑफ मरमरा, यहां पर देखिए ये ब्लैक सी है, ये सी ऑफ मरमरा है, ये एजियन सी है। ये भी आपको एक ट्रांजिशन जोन के रूप में मिलेगा जो ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। फर्दर स्टेट ऑफ कर्च है जो ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव से जोड़ता है। इसके आसपास की कुछ कंट्रीज हैं लाइक रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। अगर आपके पास कोई छोटा सा कोड है जिसके माध्यम से ब्लैक सी के चारों ओर के देशों को आसानी से याद किया जा सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करें। वो गल्फ ऑफ कैबिस के बारे में है। 750 टन डीजल के साथ एक फ्यूल शिप अभी डूब गया है गल्फ ऑफ गैबिस में, ट्यूनीशिया में। तो ये न्यूज़ में आया। देखिए, ये है अफ्रीका, अफ्रीका के नॉर्थ में यहाँ पर है ट्यूनीशिया और ट्यूनीशिया के पास में इस जगह पे गल्फ ऑफ गैबिस है। इसे लेसर साइटिस भी कहा जाता है बिकॉज लीबिया में है ग्रेटर साइटिस, तो उसी की जगह पे इसे लेसर बोल देते हैं। ट्यूनीशिया के ईस्टर्न कोस्ट पे मिलता है। गैबिस एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ऊंची टाइड्स आती हैं, लगभग 2.1 मीटर की स्प्रिंग टाइड्स जो आती हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ईस्ट तिमोर के बारे में है। ईस्ट तिमोर, जिसे तिमोर लेस्ते भी कहा जाता है, जो एशिया की यंगेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है, अभी वहां पे सेकंड और फाइनल राउंड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, दैट्स व्हाई ये न्यूज में आया। मैप में देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में यहां पर आपको मिलता है ईस्ट तिमोर। बड़े मैप पर आइए, ये पूरा देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थ में, इनफैक्ट नॉर्थ वेस्ट में ये तिमोर आइलैंड है। इसके आधे हिस्से पे यानी कि ईस्टर्न ओर में ईस्ट तिमोर नाम का देश है। बाकी जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वो तो बेसिकली इंडोनेशिया का ही है।
तो जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वो तो इंडोनेशिया का पार्ट हो जाता है। ईस्टर्न पार्ट में ईस्ट तिमोर है, ये साउथ ईस्ट में तिमोर सी से, नॉर्थ में वेटर स्ट्रेट से, नॉर्थ वेस्ट में ओम्बाई स्ट्रेट से, और एक हिस्सा इसका पश्चिमी में वेस्टर्न तिमोर से घिरा हुआ है। तो वेस्टर्न तिमोर इंडोनेशिया का है, जैसा कि मैं आपको पहले बता दिया। तो जो तिमोर ईस्ट तिमोर है वो बेसिकली ईस्टर्न हाफ पार्ट है तिमोर आइलैंड का। आधे पे ये देश है, आधे पे इंडोनेशिया का पार्ट है। 1500 स्क्वायर किलोमीटर का इसका पूरा एरिया है। आप इजराइल से थोड़ा छोटा इसको बोल सकते हैं। 1.3 मिलियन की पॉपुलेशन है, यानी कि 13 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। प्रीडोमिनेंटली रोमन कैथलिक्स हैं यहाँ पर। ऑरोराज, अभी ऑरोराज ऑब्जर्व किए गए आइसलैंड में, तो काफी ज्यादा न्यूज में ये आया। ऑरोराज बेसिकली लाइट्स का डिस्प्ले होता है जो आपको आसमान में दिखेगा। ये हमें मिलते हैं हाई लैटिट्यूड्स में, यानी कि आर्कटिक और अंटार्कटिक के रीजन में मेजरली ऑरोराज को देखा जाता है। आसमान उस समय बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आपको कभी भी मौका मिले तो जाके जरूर देखिएगा। एंड जेन्युइनली स्पीकिंग आज तक मुझे तो मौका नहीं मिला, एंड आई विश कि मुझे मौका मिले देखने का ऑरोराज को। देखिए, इन्हें पोलर लाइट्स के नाम से भी पुकारा जाता है। दो प्रकार के ऑरोराज होते हैं, ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। साउथ में ऑस्ट्रेलिया है, तो अंटार्कटिका के रीजन में जो ऑरोरा हमें दिखता है उसे ऑरोरा ऑस्ट्रालिस बोलते हैं, और नॉर्थ में दिखता है उसे ऑरोरा बोरियालिस बोला जाता है। आप इसे नदन या सदन लाइट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। क्यों ये आते हैं? हाई नदन लैटिट्यूड्स में और सदन लैटिट्यूड्स में ये ज्यादातर दिखते हैं। मिड लैटिट्यूड्स में कभी कभार दिख जाते हैं, और इक्वेटर के पास में तो बहुत रेयरली दिखते हैं। मतलब दिख जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट बहुत रेयर है ये। यूजुअली जो कलर होता है वो मिल्की ग्रीनिश होता है, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल ग्रीन कलर का ही ऑरोरा होता है। इनका कलर शो रेड, ब्लू, वायलेट, पिंक या व्हाइट भी हो सकता है। शेप इनका चेंज होता रहता है, तो ये खूबसूरत दिखते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऑरोराज बनते क्यों हैं। सन से सोलर विंड्स निकलती हैं, जो इरप्शंस होते हैं वो काफी तेजी से पूरे यूनिवर्स में फैलते हैं, और सिमिलरली वो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से आके टकरा जाते हैं। जो अर्थ का हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उससे जब उनका कोलिजन होता है, तो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन सोलर विंड्स के साथ आते हैं वो हमारे अपर एटमॉस्फेयर में एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ कोलाइड कर जाते हैं या फिर टकरा जाते हैं। उनके टकराने से होता क्या है कि जो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं ये काफी ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, और इसके बाद जब ये वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में आते हैं तो फोटॉन्स रिलीज करते हैं, और थोड़ी सी एनर्जी भी, थोड़ी सी लाइट भी। लेकिन जब ये बर्स्ट बहुत बड़ी मात्रा में होता है तो ये फोटॉन्स इतनी बड़ी मात्रा में निकलते हैं कि वो लाइट हमारे लिए विजिबल हो जाती है, और उसी विजिबल लाइट को आप ऑरोरा बोलते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इतनी इनफ लाइट इमिट करने लग जाते हैं कि हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन हमारे मैग्नेटोस्फीयर से बहुत बड़ी मात्रा में टकराते हैं तो ये 100 से 400 किलोमीटर की रेंज में आपको दिख जाते हैं। अगर ये काफी मैसिव हैं तो कम्युनिकेशन लाइन, रेडियो लाइन और पावर लाइन्स को भी प्रभावित करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल शिंकुला टनल के बारे में है। देखिए, हाई टेरेन वाला जो भी एरिया होता है वहां पर कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज जो ओपन रोड्स होती हैं वो पूरे साल अवेलेबल नहीं हो पाती। बर्फबारी या फिर एवलांशेस की वजह से वो ब्लॉक हो जाती हैं। इन दैट केस हमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए आवश्यकता पड़ती है टनल्स की। कई सारे टनल्स हमारे यहाँ आपको जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के रीजन में डेवलप करते हुए मिलेंगे। फर्दर हिमाचल प्रदेश में भी उसकी आवश्यकता पड़ी जाती है समटाइम्स। इंडिया के पास जल्दी ही दुनिया का सबसे लंबा हाईवे टनल होगा जो कि शिंकुला पास से होकर गुजरेगा। इसे बना रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और जिस प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया जा रहा है दैट इज प्रोजेक्ट योजक। 2025 तक इसे तैयार किए जाने की उम्मीद है। ये शिंकुला टनल जो शिंकुला पास है 16,580 फीट की ऊंचाई पर तैयार किया जाएगा। वहीं पर ये 4.25 किलोमीटर लंबा टनल होगा जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में। तो ये लोकेशंस आपस में कनेक्ट हो जाएंगी थ्रू दिस टनल। सिग्निफिकेंस ये है कि एक बार बन जाने के बाद ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा टनल होगा जो कि इस एल्टीट्यूड पे बन रहा है। शिंकुला पास बेसिकली जो जास्कर वैली है लद्दाख की, उसको हिमाचल प्रदेश के लाहौल वैली से जोड़ देता है। ये पास उम्मीद की जा रही है कि एक एंट्री पॉइंट की तरह वर्क करेगा जो लुगनाक वैली है जास्कर की, उसके लिए मतलब कुल मिला के एक एंट्री दे देगा उस रीजन के लिए सभी वेदर में। बीआरओ की बात करते हैं तो 1960 में से जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था ताकि हम बॉर्डर एरियाज में बहुत ही तेजी से सड़कें डेवलप कर सकें। नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे या फिर जो भी हमारा अन्य बॉर्डर है वहां पे सड़कें जरूरी होती हैं डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, एंड दैट इज द रीजन कि वैसे इनका काम रोड्स, टनल्स, ब्रिजेस बनाने का होता है, लेकिन ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत। ये बहुत सारे काम करते हैं जिसमें एयरफील्ड्स, बिल्डिंग, डिफेंस वर्क, टनलिंग, रोड्स एंड ऑल, ये सब इनको डेवलप करना होता है।
आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फाकलैंड आइलैंड के बारे में है। फाकलैंड आइलैंड बेसिकली अर्जेंटीना क्लेम करता है, लेकिन है ब्रिटेन के पास, एंड दैट इज द रीजन कि अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में इस मामले को लेकर अक्सर कॉन्फ्लिक्ट रहता है। फाकलैंड आइलैंड को लेकर जो अर्जेंटीना है वो इंडिया का समर्थन हासिल करने की कोशिश करता रहता है। रायसी में डायलॉग चल रहे हैं, तो जो अर्जेंटीना के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी इंडिया में हैं और यूके के प्राइम मिनिस्टर तो रहे ही। फर्दर उन्होंने, जो अर्जेंटीना के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कमीशन फॉर डायलॉग स्टैब्लिश करने की बात की, जहां पर फाकलैंड और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे या पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे लोकसभा के, और इस मुद्दे पे बातचीत की जाएगी कि यूनाइटेड किंगडम को फाकलैंड आइलैंड क्यों अर्जेंटीना को दे देना चाहिए, या उनका जो क्लेम है वो क्यों वैलिड है। हालांकि इंडिया के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे उन्होंने इस कमीशन से दूरी बनाई, क्योंकि ऐसा करके हम यूनाइटेड किंगडम का कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे। ये दो देशों के बीच का विवाद है, आखिर इंडिया इसमें क्यों जाएगा। फाकलैंड आइलैंड जो है एक ओवरसीज टेरिटरी है यूनाइटेड किंगडम की, कुल मिला के ये यूनाइटेड किंगडम के पास है, ये तो श्योर हो गया। ये अटलांटिक ओशन में साउथ वेस्ट में है। देखिए ये है साउथ अमेरिका, यहाँ पे है अर्जेंटीना और यहाँ पर फाकलैंड आइलैंड है। इसके दो हिस्से हैं, एक है वेस्ट फाकलैंड और दूसरा है ईस्ट फाकलैंड। जो कैपिटल है दैट इज स्टैनली, ये ईस्ट फाकलैंड का हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए अर्जेंटीना है और यहाँ पर फाकलैंड आइलैंड है, और ये बहुत दूर से यूके कंट्रोल करता है, ब्रिटेन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जो फाकलैंड आइलैंड है ये सदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अर्थ के पड़ता है। इसे फाकलैंड आइलैंड ब्रिटेन कहता है। इसे अर्जेंटीना के द्वारा मालविनास आइलैंड के नाम से पुकारा जाता है। कैपिटल वही स्टैनले है और छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स बेस भी है ब्रिटेन का यहाँ पे माउंट प्लीजेंट पे। बाकी दो हिस्से तो मैं आपको बता चुका हूँ। कल कोरल आइलैंड या फिर नदर्न टेरिटरीज के बारे में है। अब यहाँ पर दो नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं ऑब्लिक करके। इसका एक बेसिक रीजन इसलिए है कॉज ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसे दो अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कुरिल आइलैंड या फिर साउथ कुरिल ये नाम इस्तेमाल किया जाता है मेजरली रशिया के द्वारा, जबकि जापान इसी सेम टेरिटरी के लिए नदर्न टेरिटरीज ये शब्द इस्तेमाल करता है। इससे एक बात तो साफ हो गई कि ये जो टेरिटरी है ये डिस्प्यूटेड है जापान और रशिया के बीच में। अभी हाल ही में जापान ने ये बोला कि इस टेरिटरी को रशिया ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। जापान का जो नॉर्थ का हिस्सा है, होकाइडो जो उनका प्रांत है, उसी से जुड़ा हुआ ये चेन ऑफ आइलैंड है। बेसिकली इसमें 4 आइलैंड्स आते हैं। रेड कलर के सर्किल में आपको घेरा हुआ दिख रहा है, और ये चेन ऑफ आइलैंड से जुड़ता है रशिया से। इसे क्लेम करता है जापान, लेकिन अभी इस पर जो कंट्रोल है वो रशिया का है। सी ऑफ ओखोत्स्क और पैसिफिक ओशन के बीच में ये मिलेगा। होकाइडो प्रांत के हिस्से के रूप में इसको देखा जाता है। मॉस्को, टोक्यो दोनों ही से क्लेम करते हैं। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही रशिया के पास है। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में रशिया ने इसे अपने अंडर में ले लिया था, और 1949 में उन्होंने वहां पे जो भी जापानीज रेसिडेंट्स हैं उनको एक्सपेल कर दिया, बोला कि आप जाइए यहाँ से। टोक्यो कहता है कि ये उनका है, यानी कि जापान, और 19वीं शताब्दी से उनके पास रहा है। सो दैट इज द इशू ऑफ कोरल आइलैंड या फिर नदर्न टेरिटरीज। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्राणहिता नदी के बारे में है। अभी हाल ही में वहां पर एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया जिसके माध्यम से लोग प्राणहिता नदी को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। भारत में नदियों और पहाड़ों की पूजा करने की परंपरा रही है। प्रकृति को अक्सर कनेक्ट किया जाता है रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ। इंडिया में जो प्राणहिता नदी है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, और ये तेलंगाना और महाराष्ट्र का बॉर्डर भी क्रिएट करती है। इसका ओरिजिन तेलंगाना का जो आसिफाबाद रीजन है वहां पे थुम्बिदी हत्ती जो जगह है वहीं से इसका ओरिजिन माना जाता है। बेसिकली ये दो नदियों के कन्फ्लुएंस पे ओरिजिनेट होती है, दैट इज वर्धा और वेनगंगा। जहां पे ये मिलती है वहीं से प्राणहिता जो है ओरिजिनेट होती है। गोदावरी रिवर में कालेश्वरम के नजदीक में जाके अपना जो पानी है वो छोड़ देती है, बिकॉज वो उसकी ट्रिब्यूटरी है, तो यही तो मतलब हुआ ना इसका। बाकी महाराष्ट्र और तेलंगाना में फ्लो करती है, ये बात तो हमने समझ ही ली है। चिली की बात करते हैं। यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में एक MOU साइन किया है चिली के साथ कि हम डिसेबिलिटी के सेक्टर में कोऑपरेट करेंगे। चिली देखिए ये है साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में आपको वेस्टर्न कोस्ट पे चिली नाम का ये देश मिलेगा। फर्दर एक नैरो स्ट्रिप है, मतलब एक बहुत पतली सी पट्टी के तौर पे ये पूरा देश है, जो कि एंडीज और जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है वेस्ट में इसके, उसके बीच में ये आपको मिलता है। इसके आसपास के देश हैं, मतलब पड़ोसी देश हैं, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, और साउथ में ड्रैक पैसेज भी है जो काफ़ी दूरी पे है, ठीक है। ये दुनिया का सदर्न मोस्ट कंट्री माना जाता है, जो कि अंटार्कटिका से काफ़ी क्लोज है और जोग्राफिकली किसी भी मेन लैंड पे है। इसकी कैपिटल और सबसे बड़ी सिटी सैंटियागो है। दूसरा देश जो न्यूज़ में है दैट इज लिथुआनिया। यूनियन कैबिनेट जो कि चेयर
की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरह, उन्होंने एक अप्रूवल दे दिया है कि एक नया इंडियन मिशन लिथुआनिया के लिए जाएगा 2022 में। ठीक है, लिथुआनिया देखिए ये रशिया है, यहाँ पे है एस्टोनिया, ये लातविया, लिथुआनिया। यहाँ पे देखिए रशिया का ही एक छोटा सा हिस्सा है, ये रशिया के मेनलैंड से अलग है लेकिन ये है रशिया का ही, और ये है बाल्टिक सी। ठीक है, तो ये जो लिथुआनिया है ये बॉर्डर शेयर करता है लातविया के साथ, बेलारूस के साथ और पोलैंड के साथ। फर्दर क्लिनिनग्राड ओब्लास्ट जो कि रसिया का ही एक प्रांत है, एक हिस्सा है, उससे भी ये बॉर्डर शेयर करता है। बाकी बाल्टिक सी के ये वेस्ट में है, तो बाल्टिक रीजन में ये भी आ जाता है। लिथुआनिया की लोकेशन आप मैप में देख सकते हो, और इसकी जो कैपिटल है और सबसे बड़ी सिटी है दैट इज विल्नियस। ठीक है, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।